लगभग 12 अंकों का एक नंबर जो कि भारत के निवासियों को एक पहचान दिलाता है, जिसे आज की तारीख में आधार नंबर कहा जाता है। इस आधार नंबर के होने से भारत सरकार के कई काम सरलतापूर्वक होने लगे हैं और यह आधार आज भारत के प्रत्येक नागरिक की जेब में अपने यूनिक नंबर के साथ मौजूद है। इस आधार का जन्म कैसे हुआ, इसकी सोच कैसे बनी, ये परिकल्पना कहाँ आई, तो सभी लोग यह कहते हैं कि इसे सरकार ने लागू किया और इसे नंदन नीलेकणी नाम के व्यक्ति ने इसे पैदा किया, यानी वे इसके जनक हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिकल्पना किसी की होती है, क्रियान्वयन किसी और का होता है। नमस्कार, मैं मनोज दाधीच दैनिक राजीव टाइम्स के लिए नारद की वाणी में आपसे ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहा हूं जिनका ये दावा है कि उन्होंने ही इस आधार कार्ड की परिकल्पना को जन्म दिया और वे इस आधार कार्ड की परिकल्पना के जन्मदाता हैं। हालांकि उन्हें इतना सम्मान नहीं मिला, वे अपने इस सम्मान के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई काम करते हैं तो उसका श्रेय उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसे वे आपके सामने हमसे बातचीत में बताना चाहेंगे। सुनील जी, आप आधार कार्ड के जनक के रूप में अपने आप को घोषित करते हैं। ऐसा आम जनता का मानना इसलिए है क्योंकि आम जनता ये जान रही है कि इसका निर्माण नंदन नीलेकणी ने किया है और उस समय केंद्र में जो भी सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है उस समय यह लागू हुआ है। तो आप अपने दावे को किस ढंग से पुख्ता प्रस्तुत आम जनता के सामने कर रहे हैं? देखिए आधार कार्ड का जो मैं लागू हुआ है, जो गवर्नमेंट ने करा, इसका मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले ब्रीफ दे दूं कि आधार कार्ड का पहले जो नाम था नंदन नीलेकणी जी के आने से पहले वो था विशिष्ट पहचान पत्र, यूआईडी। ये इसका मूल नाम था पहले। नंदन नीलेकणी जी का आगमन 2008 में हुआ, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और वो सन 2013 तक इसमें 5 साल के लिए पदस्थ थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चेयरमैन थे, बने थे वो। तो 2008 के पहले मतलब भारत सरकार ने जो विशिष्ट पहचान पत्र जो लागू किया था वो सन 2006 से लागू किया था। ये जनता को नहीं मालूम ये एक्चुअल क्या था, उस वक्त इन्होंने सरकार ने नया नया लॉन्च किया था, तो वो शायद मेरे ख्याल से पहले राजस्थान वगैरह उधर लॉन्च किया था, तो पूरे भारत के इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। और एक एक स्टेट वाइज उन्होंने इसको चालू करा था, ट्रायल बेसिस पे चालू करा था। तो इसका विशिष्ट पहचान पत्र नाम था। ये तो आप पत्रकार हैं तो आपको तो बहुत अच्छी तरह मालूम होगा। तो आम जनता में ये बहुत धीरे धीरे फेमस हुआ और आधार का जब इसका नाम दिया तो ये पूरे भारत में फेमस हो गया। नहीं, हम अपने दर्शकों को ये बताना या ये समझाना चाहते हैं कि आधार कार्ड के निर्माण की प्रक्रिया तो सरकार और नंदन नीलेकणी जी जैसी हम व्यवस्था मान लें, लेकिन आप क्यों इसके अपने आप को जनक मानते हैं, ऐसा आम जनता को आप बताना। हाँ, तो मैं यहीं से शुरुआत मैंने इसीलिए करी थी कि पहले इसका नाम ये था और इसके पहले जो मैंने कंसेप्ट जो भारत सरकार को जो मैंने मेरा शोध पत्र भेजा था उसका नाम था कर लो इंसान को मुट्ठी में। तो जब मैंने कर लो इंसान को मुट्ठी में, राष्ट्रपति सचिवालय जब अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इन दो जनों को मैंने बाकायदा शोध पत्र इनको भेजा था। और ये सन 15 अगस्त 2005 की बात है। मैंने उन्हें वहां भेजा और उसके बाद वहां से तुरंत दूसरे तीसरे दिन ही वहां से मुझे एक पत्र आया जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मेरी किताब में लगा हुआ है। तो वहां से धन्यवाद पत्र आ गया था कि आपके ये जो आपने ये भेजा है हमें सुझाव, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। तब मैंने सोचा कि अब धन्यवाद तो आ गया है, अब आगे की प्रोसेस होगी, गवर्नमेंट का मामला है, धीरे से प्रोसेस होगी उसकी, धीरे से उस पर सर्च करेगी गवर्नमेंट और उसके बाद फिर आगे जो मुझे बुलाएंगे दिल्ली। मगर ऐसा उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया नहीं और वो कंसेप्ट 2006 में उन्होंने गवर्नमेंट ने इसका मंत्रिमंडल ने पास करके लागू कर दिया। अच्छा, मतलब इसका आपके मन में कल्पना आई, आपने इस कल्पना को अपने शोध पत्र में प्रस्तुत किया। ये लगभग 2005 की बात है। 2006 में सरकार ने इस पर काम करना शुरू करा। आपको उस समय याद किया कि नहीं सरकार ने?
बस यही तो शिकायत है सर कि वो उन्होंने मुझे याद नहीं करा, जबकि मैं उसका इंतजार करता रहा। जब इसकी इस बारे में मुझे जब आपको ध्यान होगा कि 2007 की शुरुआत में जी इसका एक आइडिया कंपनी का एक विज्ञापन आता था टीवी पे। जी आइडिया कंपनी का। हाँ, आइडिया मोबाइल कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला था और बहुत बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, पूरे इंडिया भर में फेमस हो गया था। व्हाट एन आइडिया करके, जिसमें उन्होंने ये उनकी एड में बताया था, अभिषेक बच्चन द्वारा अभिनीत था ये। और उसमें ये बताया था कि अब नंबर से आगे आने वाले समय में इंसान को नाम से नहीं बुलाया जाएगा, नंबर से उसकी पहचान होगी। जी जी जी। जब ये एड मैंने टीवी पे देखा तो मेरा तो एकदम ऐसा विचलित हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरा आइडिया तो पूरा चोरी हो चुका है। ये आइडिया मतलब सारी जगह फैल गया, नंबर से होगी पहचान, और ये नंबर का कॉन्सेप्ट आप ही ने सबसे पहले सरकार को शोध पत्र के माध्यम से दिया था। जी, मैंने ये आपके मन में कल्पना आई, तो ये कल्पना पैदा क्यों हुई? सबसे बड़ी पहला प्रश्न तो यहीं खड़ा होता है कि भई ऐसा क्या आपने सोचा कि ये आधार अ, जो आज की तारीख में है, ये नंबर से ही पहचान हो, या ऐसा कुछ विशिष्टता हो जिससे कि आदमी अपने आप में एक अनूठा व्यक्तित्व रहे, उसकी कहीं डुप्लीकेसी न हो? ऐसा क्यों आपके मन में आया? एक्चुअल मैंने जैसे मुझे समाचार पत्र पढ़ने का बहुत शौक है, जी, बचपन से ही मैं ना जो समाचार पत्र बहुत पढ़ता रहता हूँ। और तो मैं जब लोगों के क्राइम पढ़ता था, अपराध पढ़ता था, लोगों के दुखों को पढ़ता था, इतने दुखों को पढ़ता था, गरीब लोगों के दुखों को पढ़ पढ़ के मेरा मन एकदम व्याकुल और दुखी हो जाता था। बरोबर है। जब मन दुखी होता था तो अंदर से भावनाएं निकलती थी। बरोबर कि तो इन भावनाओं से ये उत्पत्ति हुई है कि क्यों ना ऐसे नंबर बनाया जाए कि इसमें जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग धोखा करते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, जो सरकार के साथ धोखा करते हैं, जी, जी। वे निजी तौर पे तो करते ही करते हैं, हाँ। पर सरकार के हर विभाग में एक धोखे का माहौल रहता है। जी, जी। तो हर आदमी अलग अलग विभाग से अलग अलग प्रकार से धोखा करता है। तो इन सब के ऊपर मैंने एक रिसर्च करा जी। और उसके ऊपर फिर मैंने एक शोध लिखा। हुँ, हुँ। क्या पाया आपने कि इस धोखाधड़ी या इस सिस्टम को, या ये जो गलतियाँ हो रही हैं उसको रोकने के लिए हम क्या प्रयास करें? मन में बस यही विचार आया था कि इसका जो डाटा है, जी। मतलब पर्सनल पर्सनल मतलब मेरी जो डिटेल है पूरे जीवन की, जी, जी। जी। जैसे मैंने जिस दिन से मैंने जन्म लिया है हुँ, और जब से मेरी मृत्यु होगी, हुँ। जब तक मेरा जो डाटा होता है, हाँ, हाँ। वो डाटा कहीं ना कहीं वो स्टोर होना चाहिए। ओके। और वो जब भी अब आपको किसी को देखना है, किसी को जांचना है, तो वो उसका जैसे सरकारी अफसरों को जैसे एक वो होती है, एक गुप्त रिपोर्ट होती है, ओके, सीआर बोलते हैं। सीआर बोलते हैं उसको जैसे। हाँ। तो उसी तरीके से ये मैंने या उसी उनकी सर्विस बुक से होती सर्विस है। बुक होती है, उसी तरीके से मैंने ये निजी तौर पे इसका ये बताया था इस शोध के अंदर कि ऐसा हर हर आदमी का होना चाहिए कि करेक्ट। उसकी एक डिटेल पूरी एक फाइल बननी चाहिए, उसके अंदर उसका डिटेल होना चाहिए कि जब किसी को उसकी जांच करना हो, पुरानी चीज देखना हो, तो वो तुरंत एक बटन दबाते से उसको पूरा उसका खाका आ जाना चाहिए सामने। इसके अंदर या मतलब मेरा कहना है कि बहुत सारी चीजें जो इन्होंने बाद में उसको डेवलप करी, तो उसमें मैंने मैंने एक सुझाव उसमें मेरे इस शोध पत्र को आप पढ़ेंगे तो जब जी। आप समझेंगे कि मेरी एक ये कल्पना थी। ओके, मगर क्या होता है कि जैसे आज आप कोई काम कर रहे हैं तो ओके, उसमें गलतियां होना चालू हो जाती ओके, है। ओके, और ओके। जब तक आप फिर गलतियों को सुधारते हैं तो हाँ, फिर वो हाँ। थोड़ा अप्रूव होता है, उस सब सुधार होता है। फिर उसके बाद फिर कुछ गलती होती है, फिर उसमें अप्रूव होता है, फिर हम उसको सुधार करते हैं। तो इसी प्रकार मैंने उसमें पहले स्पष्ट लिख दिया था कि इसमें बहुत सारी संभावना है हाँ, हाँ। जो कि सुधरने की, हाँ, भविष्य के कि अंदर भविष्य के इसमें। अंदर इसमें काफी सुधार होगा हाँ, और हाँ। इसमें 100 प्रकार 1000 प्रकार के सुधार होंगे इस शोध के अंदर। मगर ये कल्पना मूल बेस जिसको कहते हैं हाँ, कि हाँ। ये हमने एक सिरा पकड़ लिया है पकड़ लिया। और उस सिरे को पकड़ के अपने को चलना है और उसमें कई चीजें इसमें फ्यूचर में अपडेट होते रहेगी। बरोबर बात बोले। आपने एक किताब भी लिखी है इस विषय पर, जी, शायद आपके संघर्ष की कहानियाँ हैं, इसमें पत्राचार भी है, और इस जी, किताब का नाम भी अच्छा-सा रखा है आपने। हमारे दर्शकों को दिखाइए। आधारायण ग्रंथ। आधारायण ग्रंथ मतलब आधार अयण ग्रंथ हम कहें तो। इसमें आपने क्या कहने का प्रयास किया, और कहीं मुझे देखने को मिला था कि इसमें डाटाबेस सिस्टम भी आपने समझाने का प्रयास किया है, जो शायद आपके शोध पत्र में से निकाला गया होगा।
तो थोड़ा आप इस विषय पे पुस्तक पर और इसके अंदर आपने क्या कंटेंट्स दिया है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? एक्चुअल क्या था कि जब मैं संघर्ष करते करते काफी टाइम हो गया मुझे इसको, दो सन 2005 से लेके दो दो साल तक तो मैं इसका इंतजार करता रहा भारत सरकार का कि कुछ होगा, मगर जी। वहाँ कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वो व्हाट एन आइडिया करके जब मैंने टीवी पे देखा तो फिर मुझे एक ऐसा लगा कि अब अपने को अपनी धोखा सोच हुआ, अपने साथ अपने साथ धोखा। धोखा हुआ है और इसके बारे में अब मुझे इसकी आम कुछ जनता को। इंक्वायरी करना चाहिए। जी, जी। तभी नया नया एक्ट लागू हुआ था, सूचना का अधिकार। सन आरटीआई। 2005 में आया था वो अधिकार भी, राइट, इसका इन्फॉर्मेशन। एक्ट। तभी फिर मैंने 2008 से, सन ख्याल से जुलाई 2008 से जो है, एक्चुअल उसमें मैं कहीं एक जगह बैठ के पेपर पढ़ रहा था, वो जागरण पेपर था, और उसके अंदर वो उसकी डिटेल आई। जी, जी। जब तो आधार नाम था ही नहीं इसका, जी, जी। विशिष्ट पहचान पत्र की डिटेल आई कि ये विशिष्ट पहचान पत्र किस तरीके से काम ये बनेगा, और इसके मतलब बेसिक इसके अंदर क्या है, किस मूल पे इसको लागू किया गया। जब मैंने उसको वो न्यूज को पढ़ा, समाचार पर पढ़ा, तो मैंने देखा कि यार ये तो मेरा पूरा कंसेप्ट इसमें लिखा हुआ है। बरोबर। उसकी जो मूल भावना है जो मैंने मैंने कंसेप्ट में लिख के भेजी थी, वही की वही सब डिटेल वैसी की सेम उन्होंने ऐसी लिख दी थी उसके अंदर कि ये ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो तब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यार, अपने को अपने शोध के बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। जी, जी, जी। बस 15 जुलाई 2008 समथिंग ये तारीख है, 2008 से मैंने जो आरटीआई लगाना चालू करी सूचना के अधिकार के तहत, तो सब पत्र जो है कि वो मेरे पक्ष में ही आए। सारी सब जानकारियाँ, जानकारी क्योंकि आई, आपने। मगर वो थोड़ी धीरे धीरे आई, हाँ, क्योंकि हाँ, सूचना के अधिकार के तहत इतनी आसानी से वो लोग जानकारी प्रेषित नहीं करते हैं। हाँ। मगर फिर भी मैंने एक एक शब्द मतलब, अगर एक 50 शब्द अगर आपको आपके फेवर में चाहिए तो मैंने 50 पत्र लिखे उनको, और वो 50 शब्दों को जोड़ने के बाद वो एक सेंटेंस बनता है। बरोबर। इस तरीके से मैंने उसको वहां से बड़ी पूरी बड़ी बड़ी लड़ाई कह सकते हैं इसको हम, वर्षों की लड़ाई हो बिल्कुल गई बिल्कुल होगी। सर। तो मैंने उस तरीके से वहां से सब इंक्वायरी मंगाई, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण, जो उसका उसका गठन बाद में 2008 में हुआ, उसका गठन, मतलब इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गवर्नमेंट ने बिल्कुल अलग से, बनाया सर। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के नाम से। और उसके बाद उन्होंने नंदन नीलेकर जी को उसमें चेयरपर्सन, चेयरमैन की उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, जी। जो भी दिया, बरोबर। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वो इतने सारे कागज मेरे पास इकट्ठे हो गए, इतने पत्र इकट्ठे हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि यार, फिर नंदन नीलेकनी जी की किताब आई एक, फिर मैंने उसको देखा, तो फिर मुझे उस किताब से मेरे को प्रेरणा मिली कि नहीं यार, अपने को भी अपनी किताब निकालना चाहिए। बनाना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेके फिर मैंने ये आधार एंड किताब, जो कि कम से कम इसमें 7-8 वर्ष लगे मुझे, उसको पूरा डाटा इकट्ठा मैंने करा, और तो सब भारत सरकार से इसके जितने भी पत्र मेरे पास आए हैं, और मेरा शोध पत्र, और यहाँ से मैंने जो पत्र भेजे और वहां से जितने पत्र आए हैं, उनका सबका इसमें मैंने इसके अंदर संकलन किया है। ये तो बड़ी यूनिक सी बात हुई है कि जिस यूनिक कार्ड यानी कि आधार कार्ड के जनक के रूप में सुनील जी अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि उनके अपने कॉन्सेप्ट पर आधार के लिए नंदन नीलेकणी जी ने काम किया, लेकिन नंदन नीलेकणी जी ने जब किताब लिखी तो वे यानी कि सुनील जी भी उससे इंस्पायर हुए। ये बड़ा को इंसिडेंट है, अच्छा को इंसिडेंट है यहाँ पर। और मैं जानना चाहूँगा कि इस किताब में आपने जो पत्राचार के अलावा और कुछ डाटा भी मैंने देखे हैं, कुछ डाटा दिखाने का प्रयास किया या शोध पत्र के रूप नहीं, में? वो एक्चुअल वो इसका मैंने जो शोध पत्र लिखा था वो है, मैं आपको अभी खोल के बाद जी, दिखाता जी, हूँ। जी, जी, जी। जो शोध पत्र, मूल शोध पत्र जो इसका, जो मैंने यहाँ से जो सरकार को भेजा था, हाँ, हाँ। उसमें डाटाबेस और इस सिस्टम को आपने डेवलप बताने का प्रयास किया होगा। वो मैंने उसमें निकाल। हमारे दर्शक शायद देख पा रहे होंगे कि ये मूल शोध पत्र है जो राष्ट्रपति सचिवालय ने 29 सितंबर 2005 को संज्ञान में लिया था, जिसके बारे में बताया गया आपको पहले भी कि ये नंदुरबार में इसको प्रस्तुत किया गया था आम जनता के बीच में। वहाँ पर वरिष्ठ जन भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर उस समय के तत्कालीन कलेक्टर या कोई अधिकारी महोदय वहाँ पे केंद्रीय मंत्री, दो चार, तीन मौजूद चार भी थे। केंद्रीय मंत्री वगैरह वहाँ मौजूद थे, वहाँ से मौजूद थे। वहाँ तो के। ये ओरिजिनल इसमें रिसर्च लेटर है जी। ये। और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि सपने जो देश की तस्वीर बदल सकते हैं, इसका मूल इसका हेडिंग रहा था, है ना? और इसी के साथ में इन्होंने पूरी परिकल्पना को अपने इन शब्दों में बयां किया था कि जन्म प्रमाण पत्र का स्वरूप कैसा होगा, है ना?
कि उसका वो पासपोर्ट में वही नंबर हो, राशन कार्ड में वही नंबर हो, गैस कनेक्शन में वही नंबर हो, वेटिंग लिस्ट में वही नंबर हो, लाइसेंस में वही नंबर हो, गाड़ी पर जो गाड़ी चढ़ती है उस पर भी वही नंबर हो। मतलब काफ़ी 16 पॉइंट तो इसमें ही दे दिए। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि कर लो इंसान को मुट्ठी में। एक डायलॉग जरूर चला था किसी कंपनी का कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे ही ये इंसान को मुट्ठी में कर लो, यानी कि एक नंबर में उस इंसान की पूरी जन्म कुंडली को डाल दो। ये सब डिजिटल युग में संभव है। इसके पहले हर व्यक्ति को अपना अपना कागज व्यक्तिगत रूप से रखना होता था। तो और एक कार्ड जो इन्होंने सर्वप्रथम, इसको ऐसा करें आड़ा बताएं, ये एक मूल कल्पना है आधार कार्ड की, मूल कल्पना, जिसके बारे में सुनील जी दावा कर रहे हैं कि ये जनक यही है। और वाकई में जब ये दिख रहा है कि 2005 में इस बात को इन्होंने आम जनता के बीच रख दिया था, तो मूल कॉन्सेप्ट तो इन्हीं का है। हालांकि ये लड़ाई इनकी कब तक चलेगी और कितनी चलेगी, ये देखने की बात है। इस बीच में मेरे पास 2-3 क्वेश्चन और आ रहे हैं कि इस लड़ाई को लड़ते लड़ते क्या वो फ्रस्ट्रेट तो नहीं हुए, क्या वो सिस्टम के प्रति कुछ नेगेटिव बात तो नहीं सोच रहे हैं। ये देखिए, ये वेब का जो जाल रहता है उसी में आधार को एक सिस्टम में इन्होंने बनाने का उसी रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये शोध पत्र का ही हिस्सा है कि चारों तरफ से हम किसी भी रूप से वह एक व्यक्ति से जुड़े हो सकते हैं। ये एक इन्होंने प्रयास किया था कि ऐसा 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 हो सकता है। इसमें प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, अंगूठा निशान, प्रार्थी के हस्ताक्षर, इवन दो ब्लड ग्रुप, डीएनए रिपोर्ट, हाइट, सिंबल, जन्मदिन, जन्म समय, सेकंड, है ना, आदि सब कुछ एक ही कार्ड में रखने का प्रयास किया था। इनका भी एक सिस्टम था। इस सिस्टम के बेस पर आधार कार्ड की परिकल्पना को आगे उड़ान मिली, लेकिन दुर्भाग्य कहें कि जो चीज़ सुनील जी ने अपने देश के वासियों के लिए सोची और प्रस्तुत की थी, उस पर किसी और का नाम चढ़ गया। मैं सुनील जी से ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी लड़ाई कहाँ तक लड़ चुके हैं? क्या आप इससे हतोत्साहित तो नहीं है, और आप अपनी बात कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? बात पहुंचाने की बात तो ये है कि अभी तो मैं इस बात को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तक भिजवाना चाहता हूं, और तमाम लेटर में नरेंद्र मोदी जी के नाम से मैं लिखते रहता हूं, कई मैसेज मैंने उनको भेजते रहता हूं, जवाब नहीं आया क्या? मगर मालूम नहीं, वो बीच वालों उनको पास भेजते ही नहीं है शायद, वो नीचे बीच वहां तक वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है। तो मैं अभी इसी प्रयास में हूँ कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को उससे भेंट करके मैं उन्हें ये आधारण किताब भेंट करना चाहता हूँ। हो सकता है हमारे चैनल को नरेंद्र मोदी जी भी देख ले, कहीं पहुंच जाए, तो आप अपनी बात इस चैनल के माध्यम से, राजीव टाइम्स के माध्यम से आपको भी मोदी जी तक पहुंचा दें। हमारे अगर दर्शक कोई न कोई पहुंचाएंगे। आप मैं आपके मुंह में घी शक्कर क्योंकि जो मैं चाहता हूँ काम अगर जी आपके जी माध्यम से हो जाए तो जी, बहुत ही अच्छी बरोबर बात है। बात है जी, बरोबर बात है। देखिए, होता क्या है कि कोई चीज अपनी ऊंचाइयों पर रहती है, बुलंदियों पर रहती है, उसके कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। चूंकि आपका दावा बड़ा पुख्ता, आप इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी आवाज आम जनता तक पहुंचने लगी है, आम जनता भी इस पर बातचीत करने लगी है कि आधार कार्ड के जन्मदाता कोई और है। कहीं ना कहीं आपका नाम भी लिया जाने लगा है शहर में, समाज में, देश में। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके ऊपर तक भी पहुंचेगी। मैंने इस बात में मेरी जानकारी में यह भी आया है कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का आपको आमंत्रण है कि आप पद्मश्री या पद्म विभूषण के लिए अपने आप को अप्लाई करें। क्या ऐसा भी कुछ कहा गया? मैं जैसे पत्र लिखते रहता हूँ भारत सरकार को कंटिन्यूस पत्राचार मेरा चलते ही रहता है भारत सरकार से। तो अब बीच में हमने समाज की हमारे समाज के और अन्य संगठनों से हमने भारत सरकार से आह्वान किया था कि भाई सुनील जायसवाल जी को पद्मश्री दिया जाए। तो वहां से एक गृह मंत्रालय से एक जवाब आया था उनका, उन पत्रों के उत्तर में, कि आप पद्म अवार्ड के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगी कि आपको कम से कम इसका जनक माना जाए, किताबों में इसे अंकित किया जाए कि आधार कार्ड की जो कल्पना रही, मूल भाव सुनील जायसवाल का रहा। जिस प्रकार से किसी भी कार्य के पीछे बिंदु रहता है,
बीज रहता है, ऐसे ही आप बीज हैं, लेकिन इस बीज को लोग देख नहीं पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से आपकी बात दिल्ली तक पहुँचेगी, नरेंद्र मोदी तक पहुँचेगी और इस बीज को उचित सम्मान मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आधार कार्ड की परिकल्पना के जनक सुनील जी ने हमें कई बातें बताई। ये इतने इस बात के लिए दृढ़ हो गए हैं कि चूँकि कल्पना मन में थी, अभी आपने देखा होगा इंटरव्यू में वे भावुक भी हो गए थे। ये भावना के अंतर्गत उन्होंने शायद अपने बेटे-पोते या किसी का नाम आधार रखा। हम जानना चाहेंगे सुनील जी से कि नाम किसका आपने आधार रखा है? एक्चुअल क्या है, संघर्ष करते करते इतना संघर्ष कर रहा हूँ मैं कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ। वही जब मैं मतलब सन 2005 से कर रहा हूँ, तो 2005 से ही मैं कम से कम आधा दिन से देता था और आधा दिन मेरा बिजनेस करता था मैं। और अभी जो पिछले 5 सालों से तो मैं पूरी तरह इसके संघर्ष में लगा हूँ और मेरे मेरे काम जो है मेरे बेटे को सौंप दिया है। तो इसी संघर्ष के दौरान मुझे ऐसी प्रेरणा में, मेरे यहाँ पोते का जन्म हुआ तो हम लोग पंडित जी के यहाँ गए, क्योंकि सभी लोग जाते हैं तो उसका नाम निकलाने के लिए। जी, जी। तो जब उसका नाम निकाला तो अ से निकला। अरे वाह! अ से नाम निकला तो फिर घर में विचार हुआ कि भाई क्या नाम रखा जाए। तो विचार हम कर ही रहे थे, तो हमारे मेरे जो बड़े ब्रदर हैं राजन जायसवाल जी, राजू भैया, तो उन्होंने ही हमें सुझाव दिया कि भैया तू इतना आधार आधार करता है, आधार के लड़ाई लड़ रहा है, तो आधार ही नाम रख दो। तो हमने उसका नाम आधार रख दिया। कार्ड बच गया इसमें अभी। नहीं, कार्ड की कहानी ऐसी है कि मेरे बेटी को जो बेटा है उसका भी इसी प्रकार से जब पंडित जी के पास गए तो उसका भी नाम क से निकला। अरे वाह! तो क से निकला तो उनका कुछ विचार क से कुछ रखने का था, उन्होंने जैसे उसका नाम काव्य रखा है, मगर हमने ननियाल पक्ष से जो मतलब हमने उसका नाम कार्ड शिवरे, उनका सरनेम शिवरे, तो हमने कार्ड शिवरे रख दिया। कार्ड और शिवरे। हाँ, और हमारे जब इंदौर में हमने दोनों बच्चों का एक साथ कार्यक्रम करके जो नामांकन कार्यक्रम होता है उसमें इसके पोते का आधार और नाती का कार्ड रखा है। मतलब कुल मिला के आधार कार्ड दोनों आपके परिवार में अभी और तीसरा भी एक और जन्म हुआ है, उसको भी 3 साल हो गए हैं। उसका उसका जब अपने बच्ची मेरी पोती है वो, तो पोती का नाम व से निकला। तो फिर उस पर मंथन हुआ तो हमने उसका विशिष्टि रखा, क्योंकि व से नाम निकला था उसका, तो इसमें विशिष्ट पहचान पत्र के हिसाब से उसका नाम विशिष्टि रखा हमने। तो कुल मिलाकर चूंकि भावना का मामला है, अंतर मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था, परिकल्पना उत्पन्न हुई थी कि इस देश के नागरिकों को किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का नंबर हो, और उस नंबर की परिकल्पना को सुनील जी ने कागजों पर उतारा। सुनील जी के पुत्र मासूम जी से जानना चाहते हैं कि इस लड़ाई में वो पापा का कितना साथ देते हैं और क्या इस लड़ाई से उन पर, उनके परिवार पर इफेक्ट आ रहा है? कि क्या लगता है आपको कि पिता इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं कि या वाकई में वो सही काम कर रहे हैं, वो जो सम्मान उनको चाहिए था वो मिलना चाहिए? सम्मान तो मिलना चाहिए, उनका है, मतलब हक तो है ही, काम करा है, जी, मतलब इतना शोध करा है तो हक तो है ही उनका उस चीज पे। तो सम्मान न मिलने के कारण पूरा समय इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो व्यापार व्यवसाय पर इफेक्ट पड़ रहा होगा। इफेक्ट तो पड़ता है, उनकी मतलब उनके हाथ का ही पूरा सेटअप है ये, तो कहीं ना कहीं कमी तो रहती है उनके, मतलब हम सीख गए हैं, लेकिन जो एक फुल फ्लैश का जो एक अनुभव होता है वो तो हम तो सीखना चालू करा है। तो उसमें टाइम लगेगा, ये मतलब हम भी फुल फ्लैश वो उतना अनुभव तो हमें कभी आ भी नहीं पाएगा जितना उनके पास है। बरोबर बात है, वो अनुभव की आपको यहाँ पे बार बार जरूरत लगती है। कई बार इनकी भागा दौड़ी में वो उसी समय काम डिले हो जाता है या कुछ भी नुकसान होता है। आप क्या फील क्या करना चाहेंगे कि पिता को जो उचित सम्मान अभी तक नहीं मिला है, मिले? सरकार से यही अपील है कि उसका निष्पक्ष जांच होके जो भी हो, मतलब उसका सही, मतलब जल्द से जल्द उसका रिजल्ट दें वो, और निष्पक्ष जांच करके उसका जो असली हकदार है उसको श्रेय मिले। जी,
तो ये मासूम जी थे जिन्होंने बताने का प्रयास किया क्या कि शब्द की कमी रहती है चूँकि पर उनका मन का भाव ये है कि पिता को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला और वे उसके हकदार हैं और जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट आए, तेज़ी से आए।